अब नेटो के बाद यूरोपियन यूनियन नींद से जागा है और जागते ही उसने गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी कि नायरन रिफाइनरी पर सीधा सैंक्शन लगा दिया है। और ये पहली बार है जब यूरोप की तरफ से भारत के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास बात तो ये देखिए, यहाँ रूस का नाम लेकर भारत को सीधा टारगेट किया जा रहा है ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। असल में यहाँ वजह ये दी गई है कि इस रिफाइनरी में रूस की सरकारी कंपनी यानी कि रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। मतलब रूस का जिस भी शेयर में हिस्सा होगा वहाँ यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाएंगे, वो भी बेरोक टोक। अगर यहाँ पर अंदर की बात करें तो ये देखने को मिलता है कि अगर इन सेक्शन को हटा भी दें तो एक मामला ऐसा पकड़ में आता है जहां भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बड़ी मेगा ट्रेड डील पेंडिंग है, जिसमें भारत और यूरोप के बीच में नेगोशिएशन जारी है। लेकिन यूरोपियन यूनियन पहले से ही भारत पर सैंक्शन लगाकर ये दिखाना चाहता है कि वो हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ये भूल चुका है कि ये रिफाइनरी भारत के लिए तेल रिफाइन करती है, ना कि यूरोप के लिए। क्योंकि अगर नंबर्स में देखा जाए तो नायरा रिफाइनरी से जो तेल यूरोप को पहुंचता है वो टोटल प्रोडक्शन का मात्र 4% है। बाकी ज़्यादातर तेल की खपत भारत में ही हो जाती है। खास बात तो ये देखिए कि नेटो के बाद यूरोपियन यूनियन का इस तरह से एक्शन सामने आया है। लेकिन यहाँ पर नेटो से भी ज़्यादा दोगला ये यूरोप है, क्योंकि यहाँ यूरोपियन देशों का असली चेहरा वही है जो वो मिरर में नहीं, लेकिन वो भारत के खिलाफ उनके एक्शन में दिखता है। क्योंकि पहले यही देश भारत में रिफाइन हुए रूसी तेल का इस्तेमाल करने में लगे थे और इन देशों ने ये सैंक्शन अपनी सहूलियत के हिसाब से ही लगाए हैं। आप बस यूरोप का ये नया नियम सुनिए, अगर रूसी तेल भारत, चीन या तुर्की में रिफाइन हुआ है तो यूरोप में उसकी नो एंट्री है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा रूसी तेल को रिफाइन करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए ये किस तरह का बैन हुआ? आप आर्टिकल में ही देख लें। यहाँ यूरोपियन यूनियन सीधे सीधे अपने सहयोगी देशों को फायदे में रखकर भारत पर दबाव बनाने की सोच रहा है। क्योंकि जब भारत सस्ते रूसी तेल से बाजार संभाल रहा था तब सब चुपचाप थे। अब खेल में भारत आगे बढ़ा है तो नियम ही बदलने की तैयारी हो रही है। मतलब यूरोप हो या अमेरिका, ये भारत को आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भारत का सिद्धांत इनको पता है, अगर एक बार भारत आगे निकल गया तो इनके बस का भी नहीं है। तभी इनकी हालत खराब हो चुकी है। क्योंकि इसमें सीधा रूसी पैसा लगा है तो यूरोपियन यूनियन ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मतलब अब नायरा एनर्जी यूरोप के देशों को पेट्रोल या डीजल एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगी। और यहाँ यूरोप ने कोशिश तो बहुत की है ताकि ऐसा लगे कि उसने कोई एक्शन तो लिया है। और याद रखिए, ये वही एक्शन है जो 2 दिन पहले तक नेटो चीफ भी लेने में लगे थे, लेकिन भारत ने उनको अच्छे से पटक कर धोया है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को डर है कि रूस अभी तेल बेचकर मोटी कमाई कर रहा है। इसलिए 2022 में ही G7 देशों ने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल का दाम तय कर दिया था ताकि रूस को ज़्यादा फायदा ना हो। अब यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ये लिमिट को घटाकर $47.60 प्रति बैरल कर दी जाए ताकि रूस की कमाई को और कम किया जा सके। वहीं यूरोप इस प्राइस कैप को इतना नीचे ले जा रहा है ताकि भारत जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने में दिक्कत हो और वो धीरे धीरे रूस से ही दूरी बना ले। मतलब नाम रूस का है लेकिन दबाव भारत जैसे बड़े बायर्स को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत उनकी शर्त पर ही खेले, लेकिन भारत अब अपना नियम खुद बना रहा है जो अब यूरोप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वहीं अगर एक बार को हम यूरोप की इन बातों को मान भी लें, लेकिन पूरा यूरोप खुद एक बड़ी क्वांटिटी में रूसी तेल उठाने में लगा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां रशियन फॉसिल फ्यूल की यूरोपियन यूनियन में कुल इंपोर्ट्स का खर्च 2024 में ही 21.9 बिलियन यूरो था और ये यूक्रेन को दिए गए आर्थिक मदद जो कि 18.7 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा था। और यहाँ पर अब यूरोपियन यूनियन पर कोई उंगली ना उठाए उसके लिए उन्होंने आनन फानन में एक ऐसा रोड मैप भी बनाया है जिसमें यूरोपियन यूनियन ने 2027 तक रूस से सभी ऊर्जा आयात को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब इसको ये देश करना तो चाहते हैं लेकिन इसमें ये सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं और यहाँ ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने भारत पर समय समय पर सैंक्शन लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि ये सो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको WTO का एंगल भी बताते हैं। दरअसल यहाँ WTO का रूल साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जब रिफाइन हो जाता है तो उसका ओरिजिन बदल जाता है, पर यूरोप का कहना है कि हमारे रूल सबसे अलग हैं। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह इनका नेक्सस चलता है। अगर आज नायरा एनर्जी को रोका गया है तो कल रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, IOCL की पानीपत रिफाइनरी या BPCL की बीना रिफाइनरी EU के निशाने में हो सकती है। अगर यहाँ पर EU को एक बूंद भी रशियन निवेश मिलता है तो वो इस पर भी सैंक्शन लगाने से पीछे नहीं हटेगी। मतलब यहाँ पर भारत की तेल की ताकत को घेरने की कोशिश तेज हो चली है
वहीं अब भारत को अफ्रीका, वेस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में विस्तार करना चाहिए ताकि भारत का एक्सपोर्ट जस का तस बना रहे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में यूरोपियन यूनियन सिर्फ रूस को ही नहीं रोक रहा है बल्कि भारत को वैश्विक ऊर्जा मंच पर सीमित करने की कोशिश भी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ये सोच रहा है कि सैंक्शन लगाकर वो भारत से FTA की टिकट हासिल कर लेगा तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। वहीं आपको यहाँ क्या लगता है कि अगर यूरोपियन यूनियन इतना रंग बदलने में लगा है तो क्या भारत को अब एक एनर्जी अलायंस बनाने की ज़रूरत है ताकि वेस्ट का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।